अस्सलाम वालेकुम। तो फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो मैं टच करूँगा वो होगा जीआईटी फार्माकोलॉजी का, ठीक है? तो जीआईटी फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे वो ड्रग्स जो कि पेप्टिक अल्सर और GERD को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक होगा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या H2 ब्लॉकर्स, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्सर होता क्या है? अब अल्सर एक ऐसा ओपन वुंड है जो तब अकर होता है जब हमारा जो है ना किसी टिश्यू या ऑर्गन का जो सरफेस है वो डैमेज हो गया होता है, या और जो हमारा जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो गए होते हैं। किस वजह से डेड होते हैं? या तो जो है ना हमारे पास कोई इंजरी वगैरह हुई होती है, या हमारे पास कोई इन्फेक्शन वगैरह होया होता है, ठीक है? या हमारे पास जो वो उस एरिया है उसकी जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं ठीक होती, ठीक है? और ये जो अल्सर है ये हमारा जो उसके सरफेस के अंदर एक होल और डिप्रेशन जो है ना वो छोड़ जाता है, ठीक है? पेप्टिक अल्सर एक ऐसा स्पेसिफिक अल्सर है जो कि स्टमक और ड्यूडेनम में अकर होता है, ठीक है? और ये हमारे म्यूकोज़ा तक जाता है और कभी-कभी जो है ना ये ज़्यादा डीप भी चला जाता है, ठीक है? और ये होता किस वजह से है? ये हमारे पास एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव, उसकी वजह से, या हमारे पास जो है ना क्रोनिक एनसाइड्स की वजह से, एनसाइड्स की यूज़ की वजह से। जो लोग ज़्यादा एनसाइड्स ज़्यादा पेन किलर यूज़ करते हैं तो उनके अंदर जो है ना ये पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है, ठीक है? बेसिकली ये 2 चीज़ें वो हैं और इनकी वज़ह से हो क्या रहा है, और अल्सर की जो एट द एंड वजह बन रही है वो ये वजह बन रही है कि हमारे पास जो डैमेजिंग फैक्टर हैं वो जो है ना ज़्यादा हो गए हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म से, ठीक है? तो हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर यही कोशिश होगी, हमने किसी तरीके से या तो डैमेजिंग फैक्टर्स को ख़त्म करना होगा, या हमने जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं उनको सही करना होगा, उनको बेहतर करना होगा, ठीक है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म में हमारे पास म्यूकस आ सकता है, बाइकार्बोनेट आ सकता है, हमारे पास हम उस एरिया का ब्लड फ्लो सही कर सकते हैं, या फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, हम जो हमारे पास म्यूकोज़ल लाइनिंग को बना रहे होते हैं, हम उनको जो है ना ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्पेसिफिकली पेप्टिक अल्सर की मैंने डायग्राम भी ऐड की है, जैसे आप देख सकते हैं। ये अल्सर होता है हमारे पास स्टमक के अंदर, अगर होगा तो स्टमक अल्सर होगा, अगर ड्यूडेनम में होगा तो हमारे पास जो है ना वो ड्यूडेनल अल्सर को हम उसको कहेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रग्स के ऊपर। तो ड्रग्स में हमारे पास आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगी H2 एंटागोनिस्ट। इसमें आ जाती हैं हमारे पास साइमेटिडीन, फेमोटिडीन, नाइजिटिडीन और रैनिटिडीन। रैनिटिडीन जो है वो हमारे पास वो बंद हो गई हुई है, मींस अभी वो नॉर्मली यूज़ में नहीं होती, ठीक है? और जो साइमेटिडीन है इसके इंटरेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो ज़्यादातर आप कॉमन प्रैक्टिस में यूज़ होती हुई ड्रग देखेंगे वो होगी फेमोटिडीन, ठीक है? ज़्यादा ये यूज़ होती है, ठीक है? अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम जो है ना जो स्टमक का जो एसिड है उसकी सेक्रीशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे पास 3 चीज़ें, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन। ये क्या करते हैं? ये तीनों कंपाउंड्स अपने जो है ना रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये डिफरेंट प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिव करते हैं। उससे क्या होता है कि ये स्टिमुलेट कर, वो जो प्रोटीन काइनेजेस हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को, एटीपीएस प्रोटॉन पंप को, ठीक है? इसकी एक स्पेसिफिक क्लास भी आगे आएगी जो इनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें ओमेप्राजोल वगैरह आ जाते हैं। तो इनका जो डिटेल मैकेनिज्म हम उधर भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो उसको एक्टिव करते हैं और वो क्या करता है कि वो जो है ना ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन की सेक्रीशन करवाता है, ठीक है? अब हाइड्रोजन की सेक्रीशन हमारे पास हो रही है और उधर से जो है ना ये एसिड की सेक्रीशन से ये सारा मैकेनिज्म मींस रेगुलेट हो रहा है। तो H2 ब्लॉकर्स क्या करेंगे? हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं H2 हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स, 2 जो है ना उनकी सब क्लास है, ठीक है? तो ये उन पे जाके बाइंड करते हैं और उन पे बाइंड करके हिस्टामिन जो एक्शन जो एसिड का रिलीज करवा रहे हैं उसको ही वो बंद कर देते हैं, ठीक है? और उससे बंद करने से क्या होता है कि 70% तक जो एसिड का रिलीज है उसको ये जो है ना सिक्रीशन को जो है ना डिक्रीज कर रहे हैं। 70% एसिड की सिक्रीशन को ये डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये था इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हिस्टामिन एसिड की प्रोडक्शन करवा रहा है, रिलीज सिक्रीशन करवा रहा है, ये उसको जो है ना डिक्रीज कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को बंद कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास जो हम खाना जब खाते हैं तो या खाना खाने से पहले या वैसे भी जो हमारा
नॉर्मली एसिड रिलीज होता है, ये उसको जो है ना इनहिबिट कर रहे होते हैं, उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। देन इनके यूजेस की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो पेप्टिक अल्सर। उसके अंदर ये क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना हीलिंग को प्रमोट करेंगे, ठीक है। अल्सर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो है ना वो वुंड बना हुआ है, तो अगर ज़्यादा एसिड होगा तो वुंड जो है इरिटेट होगा, तो फिर ये क्या करते हैं, एसिड की प्रोडक्शन कम करवा के हीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। देन अक्यूट स्ट्रेस अल्सर्स के अंदर ये यूज़ होते हैं, हमारे पास आईवी यूज़ होता है इनका आईसीयू के अंदर, ठीक है। अगर जो है ना कोई बंदा मीन पेशेंट कोई आया है आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी के अंदर आया है, तो वो फिर उस कंडीशन में हमारे पास ये यूज़ हो रहे होते हैं। देन गर्ड के अंदर ये इफेक्टिव हैं, लेकिन ये टाइम लेते हैं, जो है ना ये 40 to 45 मिनट्स लेते हैं अपना एक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। और ये यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एंटासिड्स जो हैं वो इनसे फास्टर होते हैं और जो है ना रिलीफ के लिए, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। देन इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास ये ओरली एडमिनिस्टर हो रहे होते हैं, ठीक है। ओरली एडमिनिस्टर हो रहे होते हैं, और साथ जो है ना इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी जो है ना अच्छी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये बॉडी के अंदर। ये प्लेसेंटा में और ब्रेस्ट मिल्क में भी ऐड हो सकते हैं, उधर उधर भी जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट, उधर भी ये जा सकते हैं, तो हमने ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। देन जो है ना ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं मेनली, तो इधर से ही हम जो है ना देखेंगे कि यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो जिन पेशेंट्स का किडनी जो है ना रीनल डिसफंक्शन है, किडनी डिसफंक्शन है, तो उन पेशेंट्स के अंदर फिर इनकी डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है, ठीक है। देन इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे पास जनरली इनके एडवर्स इफेक्ट इतने हम जो है ना टॉलरेट पेशेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो साइमेटिडीन है उसके काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अगर बात करें एंडोक्राइन एडवर्स इफेक्ट्स की, तो वो गायनेकोमेस्टिया और जो है ना गलेक्टोरिया कॉज कर रही होती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिनकी वजह से हार्मोनल जो है ना इम्बैलेंस होता है मेल एंड फीमेल में, तो उनकी वजह से जो है ना हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है। देन कन्फ्यूजन वगैरह, अल्टर्ड मेंटेशन वगैरह मीन्स जो है ना पेशेंट होगा वो कंफ्यूज्ड होंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये आया जो है ना बूढ़े जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, और आईवी यूज़ के साथ ये साइड इफ़ेक्ट देखा गया इसका, ठीक है। देन हमारे पास ये जो है ये ड्रग्स, ये हमारे पास जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम होता है, जो मेजरली काफ़ी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये उनके इनहिबिटर होते हैं, ये साइमेटिडीन जो है, ठीक है। तो उस एंजाइम से फिर जिस जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा था, ये जो है ना उस के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे, और उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और वो ड्रग्स जो है ना ब्लड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन रेज कर देगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वारफरिन है, या फेनिटोइन है, या क्लोपेट्रोग्रेल है, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स हमारे पास काफ़ी जो है ना इनकी टॉक्सिसिटी हमारे पास जो है ना फेवरेबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल वारफरिन है, कोई बंदा अगर वारफरिन उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो वो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, ठीक है, और उनका क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो